सो हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का, उसका 10 इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले थ्योरी एग्जाम 2025-26 सत्र में ये इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी के लिए, जितने भी बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। तो उनमें जो है ये क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन तो डायरेक्टली पुटअप होने वाले हैं इस वीडियो से ही। तो उन क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो क्लास एक्सप्लेन द टर्म ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है उसको डिफाइन करना होता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें दोस्तों, तो जब भी हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट में जो चेंबर होते हैं, जैसे ये जो वेंट्रिकल होते हैं और ये एट्रियम होते हैं। तो जो वेंट्रिकल कुलर होते हैं ये, तो कितना ब्लड जो है एक बीट में पंप आउट करते हैं हेरोटो को या फिर लंग्स को। तो उस जो होता है एक बीट में पंप किया गया ब्लड की वॉल्यूम को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो डिफिनेशन देख लेते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट्स लेफ्ट वेंट्रिकल्स या फिर राइट विथ ईच सिंगल हार्ट बीट। तो उसे ही हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। इन एडल्ट एवरेज स्ट्रोक वॉल्यूम होती है 70 ml पर बीट। एक बीट में 70 ml तक ब्लड जो होता है वो पंप करता है वेंट्रिकल्स। अगर हम टोटल ब्लड की बात करें एक मिनट में, तो एक मिनट में कितनी बार हमारी हार्ट रेट कितनी होती है, 72 होती है हार्ट बीट एक मिनट में। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक मिनट के लिए, तो 70 मल्टीप्लाई 72 तो कितना हो जाएगा हमारा, लगभग 5 लीटर ब्लड हो जाएगा। तो एक मिनट में लगभग हमारा हार्ट जो होता है वो 5 लीटर ब्लड जो होता है पंप करता है। तो ये होती है स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके क्लास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड नंबर, रिकॉल कार्डियक साइकिल एंड कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक साइकिल क्या होती है, जब भी हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट यहाँ पर आप स्ट्रक्चर भी देख रहे होंगे डायग्राम। तो ये जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी कि सिकुड़ते हैं, फिर रिलैक्स होते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है सिकुड़ने और फिर रिलैक्स होने की, जो प्रोसेस पूरी साइकिल होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। द अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हुए सिकुड़े, एंड रिलैक्सेशन यानी कि डायस्टोल डायलेट हुए या फिर रिलैक्स हुए of auricles and ventricles resulting in one heartbeat is known as a cardiac cycle। तो उसे हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। एक हार्ट बीट में एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुए फिर ये रिलैक्स हुए, तो उसी पूरी जो साइकिल को ही हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम द हार्ट। एग्जाम्पल है जैसे फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू एरोटा ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम और इन वन हार्ट बीट। तो हम इसको कार्डियक आउटपुट निकालने का तरीका बताते हैं। कार्डियक आउटपुट क्या होता है क्लास, जब भी हमारा जो हार्ट होता है पूरा वॉल्यूम जो होता है एक मिनट में कितना जो होता है ब्लड को पंप आउट करता है एक स्पेसिफिक टाइम में, तो उससे हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि जो हमारा हार्ट होता है ना, एक मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड को है जो पंप करता है। हम एरोटा को भेजता है, एरोटा से ही हमारी बॉडी में पूरा जो ब्लड जाता है या फिर बॉडी से ये यहाँ पर एट्रियम में आता है। तो उससे ही हम क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे कार्डियक आउटपुट निकालना है तो सबसे पहले आपको स्ट्रोक वॉल्यूम पता होनी चाहिए। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या कितनी होती है, 70 ml होती है ना। और उसको अगर हम एक मिनट में निकालना चाहते हैं तो हार्ट रेट कितनी हो जाएगी, 72 बीट होती है पर मिनट में। अगर उसको हम निकालते हैं तो 5040 ml पर मिनट हो जाती है। अगर एवरेज निकालते हैं तो अबाउट 5 लीटर पर मिनट हो जाती है हमारी कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब है हमारे हार्ट से कितना ब्लड ये जो होता है हमारी बॉडी को जाता है। तो ये मान के चलिए, तो कार्डियक आउटपुट अलग होता है और स्ट्रोक वॉल्यूम अलग होती है। ओके क्लास, जो हमारा थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, डिफाइन द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया एंड देयर फंक्शंस। तो सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया को डिफाइन करेंगे एंड उसके फंक्शंस के बारे में ही हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की डिफिनेशंस के बारे में। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर भी देख रहे होंगे, लेकिन स्ट्रक्चर को हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेल ऑर्गेनल विच आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज दे जनरेट मोस्ट ऑफ द सेल्स सप्लाई ऑफ एटीपी।
यह एक पावर हाउस ऑफ सेल बोली जाती है। ये क्यों बोली जाती है? क्योंकि इसके अंदर क्या बनती है? एटीपी। एटीपी क्या होती है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सेल होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? एनर्जी सोर्स बोलते हैं। और ये जो एटीपी बनती है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए हम इसे पावर हाउस बोल देते हैं कि यहाँ पर एटीपी बनती है, इसीलिए पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। विच इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी, जिसको हम यूज करते हैं एज सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी के तौर पर। तो हैंस माइटोकॉन्ड्रिया इज द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सेल। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल। अब इसके फंक्शंस की बात करते हैं क्लास। तो एनर्जी प्रोडक्शन में किया जाता है सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड एंड हीम सिंथेसिस। हीम का मतलब होता है हमारा ब्लड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। तो इन सभी कामों में ये जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया का यूज किया जाता है। और अदर जो भी मेटाबॉलिज्म होते हैं वो भी, उसमें भी एनर्जी यूज होती है, और जो एनर्जी होती है माइटोकॉन्ड्रिया से ही आती है। तो ये होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके क्लास, जो हमारा फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, डिफाइन होम्योस्टेसिस एंड फीडबैक सिस्टम। तो होम्योस्टेसिस क्या होती है, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक मॉडर्न फिजियोलॉजी। होम्योस्टेसिस हैज़ अ वाइटल रोल इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड मतलब होम्यो का मतलब हो जाता है सेम, एंड स्टेसिस का मतलब हो जाता है मीन्स स्टैंडिंग। तो हमारी जो बॉडी होती है ना, जब भी हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होने लगती है, जैसे कि ठंडी से गर्मी या फिर गर्मी से ठंडी, बरसात का महीने जब आने लगते हैं, तो उसी के कंडीशन में ढलने की कोशिश करती है हमारी बॉडी, तो उसमें कुछ चेंजेस लाती है, तो उसे ही हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं डिफिनेशन से। तो होम्योस्टेसिस इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम को बनाने के लिए और मेंटेन करने के लिए अ कांस्टेंट इंटरनल फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसकी रिस्पेक्ट में हमारी बॉडी जो अपने अंदर वो चेंजेस लाने लगती है, तो उससे ही हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। तो इसमें कुछ फीडबैक होती है, क्योंकि देखिए जब चेंज होगी हमारी बॉडी उसकी कंडीशन में, तो कुछ चेंजेस भी लाएगी, जिसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के हो जाते हैं। जिसमें से नेगेटिव वाला हम देख लेते हैं कि जब भी हमारी जैसे बॉडी होती है वो चेंजेस लाएगी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में या फिर सिस्टम में। तो एक एग्जांपल है, जैसे हाइपोथैलेमस रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो क्या होगी, जिससे कोई टेम्परेचर लो हो गया है कुछ ही वातावरण कंडीशन की वजह से, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी एकदम से हाई टेम्परेचर कर लेती है, तो बुखार टाइप का आ जाता है, फीवर होने लगता है ना। तो वो क्या होती है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें ऐसा हो जाता है कि हमारी बॉडी में एकदम से टेम्परेचर हाई होगा, फीवर होने लगेगा, हाथ पैर दर्द करने लगेंगे, हेडेक होने लगेगा ना। तो ये नेगेटिव वो होते हैं साइन, तो इसीलिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो जाती है क्लास। तो अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात करें तो क्या होती है? पॉजिटिव का मतलब ही पॉजिटिव कि मतलब अगर जिससे हमारी बॉडी चेंजेस लाएगी तो हमारे लिए हित के लिए अच्छे होंगे, हमारे लिए अच्छे होंगे, बॉडी के लिए अच्छे होंगे। जैसे कि जैसे हमारे कट लग जाता है कहीं पर, तो क्या होता है एकदम से जो प्लेटलेट वगैरह होती है ना, सेल्स, वो एकदम से इकट्ठा हो जाएंगी और जिससे ब्लड क्लॉट होने लगता है। तो ब्लड क्लोटिंग में जो होती है, जो मैकेनिज्म होती है होम्योस्टेसिस की, वो बहुत ही हमारे लिए पॉजिटिव साबित हो जाती है। एंड बर्थ ऑफ ए बेबी, जब बच्चे का जन्म होने लगता है किसी बेबी का, तो जैसे कहीं पर समय से पहले ही होने लगता है जन्म, प्री मेच्योर बेबी होने लगता है, तो उसमें भी जो होम्योस्टेसिस होती है वो बहुत ही अच्छा रोल अदा करती है। तो इसीलिए ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होती है। तो ये दो टाइप की हो जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्लास कि ये जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है उसको कैसे हम जो होता है क्लासिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं, उसके बारे में। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक्सप्लेन ABO ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर। तो ये अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम सेंटर पर। तो सबसे पहले हम ABO ब्लड ग्रुप के बारे में डिफाइन करेंगे, फिर बाद में RH फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ABO ब्लड ग्रुप क्या होता है, ये किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया था, उसकी बात कर लेते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन A एंड B एंटीजन। जो हमारे A एंड B एंटीजन होते हैं, तो ऑन द RBC सरफेस। तो हम देखते हैं कि जो RBC की सरफेस होती है, जो RBC पाई जाती है हमारे ब्लड में, तो RBC की सेल पर अगर जो है A एंड B एंटीजन प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर हम ये ब्लड ग्रुप को क्लासीफाई करते हैं। तो उसकी बेसिस पर क्या होता है कि हमारे जो A एंड B एंड AB और O,
ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं, दिस सिस्टम क्लासिफाई ब्लड ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन्स लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। हम ब्लड लेते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं कि उसमें एंटीजन डालते हैं, ए एंड बी 2 टाइप के एंटीजन डालते हैं लैब में, और देखते हैं कि हमारी ब्लड की जो आरबीसी है कहाँ पर ये जो एंटीजन प्रेजेंट है कि नहीं, एंड सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड देयर एंटीबॉडीज फॉर्म 4 टाइप ऑफ ब्लड। तो हम इसको अगर सिंपली डिफाइन करने की बात करें, जैसे हमने ए एंटीजन डाला ब्लड सैंपल में, थोड़ा सा ब्लड सैंपल लिया, उसमें ए एंटीजन डाला, अगर उसमें दिख रहा है तो वो ए ब्लड ग्रुप हो गया, अगर नहीं दिख रहा है तो उसको हटा करके बी एंटीजन डालेंगे, बी अगर दिख रहा है तो वो बी ब्लड ग्रुप हो गया, है ना। अगर दोनों को डालते हैं, अगर दोनों दिख रही हैं तो इसका मतलब होगा ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। और अगर कोई दोनों डालने के बाद भी अगर कोई ब्लड ग्रुप नहीं दिख रहा है, मतलब कोई एंटीजन नहीं दिख रहा है, तो जब एंटीजन नहीं दिखता तो वो ओ ब्लड ग्रुप हो जाता है। तो ऐसे लैब में टेस्ट किया जाता है। तो ये अगर प्रैक्टिकल होता है कॉलेजों में तो होता है, नहीं तो नहीं होता है, तो आप हॉस्पिटल्स जाकर के जो होते हैं उनसे आप सीख सकते हैं कैसे क्या होता है ब्लड ग्रुप। तो हमने एक प्रैक्टिकल तौर पर बता दिया है। अब ये होता है, ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हो गए आपके एबीओ ब्लड ग्रुप के तौर पर। अब देखते हैं अपना जो नेक्स्ट है पॉइंट, वो है आरएच फैक्टर ब्लड ग्रुप। तो आरएच फैक्टर ब्लड ग्रुप ये एक नया जो हमारा ब्लड ग्रुप डिफाइन होता है, क्लासिफाई किया जाता है। इट वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन रेशियो मंकी। ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये इसे डिफाइन किया। तो इनके जो आरएच लिखा है ना, इसी के बेस पर ये आरएच फैक्टर बनाया गया। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हमने अभी एंटीजन की बात की थी, ए बी एंटीजन, तो अगर हम इस ब्लड ग्रुप के बात करें तो इसमें कोई ब्लड एंटीजन दिखता ही नहीं है, इसमें आरएच फैक्टर दिखता है। आरएच फैक्टर में अब डिफिनेशन की बात करें, इट वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन रेशियो मंकी, इसकी हमने बात कर ली। सम टाइम सरफेस एंटीजन ऑफ आरबीसी हैव द आरएच फैक्टर, जिसमें आरएच फैक्टर देखता है। 97% इंडियन पॉपुलेशन हैव आरएच पॉजिटिव। जो आरएच पॉजिटिव होते हैं उनके लिए तो अच्छी बात होती है, लेकिन जो प्रेजेंस ऑफ आरएच एंटीजन, जिसमें एंटीजन पाया जाता है आरएच एंटीजन, एल्स हैव आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप, और जिसमें नहीं पाया जाता है आरएच फैक्टर, उसे हम आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप बोल देते हैं। तो ये जो आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप होते हैं ये बहुत ही खतरनाक होती है, और 97% जो पॉपुलेशन होती है उसमें तो पॉजिटिव होता है, लेकिन इसमें 3% लगभग में निगेटिव पाया जाता है, और ये खतरनाक होती है। इसको आप अच्छे से गूगल या फिर कहीं पर देख भी सकते हैं कि ये क्यों खतरनाक होता है। ओके क्लास, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन सेल जंक्शन एंड इट्स टाइप। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो सेल जंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। तो सेल जंक्शन क्या होता है? देखिए, सेल का मतलब ही होता है कि जो, और जंक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ने वाला जो होता है उसे हम जंक्शन बोलते हैं ना। तो सेल का मतलब हो जाएगा सेल टू सेल। तो सेल जंक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन सेल फॉर्मेटिंग टिश्यू। सेल फॉर्मेटिंग टिश्यू में ये प्रेजेंट होता है। दीज जंक्शंस आर प्रेजेंट एट वेरियस पॉइंट इन सेल टू सेल। ये क्या करते हैं? सेल को सेल से जोड़ने का काम करते हैं, उसे ही हम सेल जंक्शन बोलते हैं। हाउ एवर देयर नंबर एंड सिग्निफिकेंस इज मोर इन द एपिथेलियल टिश्यू। जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू क्या मतलब हो जाता है? जो हमारी बॉडी का मोस्टली जो एपिथेलियल जो ये स्किन होती है, ऊपर वाली जो लेयर होती है, जैसे मान के चलिए ये जो हमारा है टिश्यू, ये ऊपर वाली जो लेयर है उसे हम एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। टाइप की बात करें तो ये 3 टाइप का मोस्टली होता है। जो फर्स्ट होता है टाइट और ओक्लूडिंग जंक्शन बोलते हैं, फिर सेकेंड वाला है एडहेरिंग जंक्शन बोलते हैं, एंड थर्ड जो होता है गैप और नेक्सस जंक्शन बोलते हैं। ये 3 टाइप होते हैं। तो इनमें मोस्टली जो होता है, अगर अधिकतम से अधिकतम ये 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, और वैसे तो 2 नंबर में पूछा ही जाता है। तो ये होता है हमारा सेल जंक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्लास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है स्केच अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ एन आई। तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 1-2 स्ट्रक्चर जरूर ही एनाटॉमी में पूछे ही जाते हैं। तो इनको आप अच्छे से कर लेना है। एक डायग्राम हम यहाँ पर लगा देंगे, और उस डायग्राम के हेल्प से आप 1 बार 2 बार प्रैक्टिस भी कर लेना, और उससे आपका हो जाएगा। और उस जो आई का डायग्राम होगा उसमें जो भी पार्ट होंगे उसको भी आपको डिफाइन करना होता है थोड़ा थोड़ा सा। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे ही कि स्ट्रक्चर बना दीजिए।
ऐसे ही क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है, देख लीजिए यहाँ पर 8 नंबर, स्केच अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ हार्ट। तो हार्ट का डायग्राम आपको बनाना होता है और उसमें उसके पार्ट को डिफाइन करना होता है। ये आई या फिर हार्ट, दो में से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, इनका स्केच बनाना होता है। तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोनों डायग्राम। ओके क्लास, जो नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसको, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आप सभी के लिए, इसको भी तैयार करके जाना है। तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाती है हार्ट रेट। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती हैं मोस्टली कॉन्स्ट्रक्टेड हो जाती है, वेसो कॉन्ट्रैक्टेड यानी कि सिकुड़ जाती हैं, पतली हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ज़्यादा होने लगता है, तेजी से होने लगता है, जिसलिए हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। और इसमें क्या होती है, डिक्रीज हार्ट रेट, इसमें डिक्रीज हो जाती है क्योंकि ब्लड वेसल्स जो होती है डायलेट यानी कि चौड़ी हो जाती है, चौड़ी, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट भी डिक्रीज हो जाती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पर जीआईटी रिलैक्स होता है, जो हमारा गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, तो वो ट्रैक जो होता है रिलैक्स हो जाता है, और इसमें जो होता है जीआईटी जो होता है कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में अदर देखें तो अकर्स ब्रोंकोडायलेशन, जो हमारे ये ब्रोंकाइल्स होते हैं, ब्रोंक्यूल्स, वो डायलेट हो जाती, चौड़ी हो जाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अस्थमा वगैरह के जो पेशेंट होते हैं ना, तो उनमें थोड़ा अच्छा हो जाता है कि उनको सांस लेने में सही हो जाता है। और जो इसमें क्या होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन होता है पैरासिम्पैथेटिक में। इसमें क्या होता है, स्वीट इंक्रीज होता है, यानी कि जो हमारा पसीना होता है ना, तो स्वीट ग्लैंड जो होती हैं वो रिड्यूस कर देती हैं, निकालने लगती हैं, इंक्रीज कर देती हैं स्वीट्स। और इसमें क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, मतलब पसीना वगैरह नहीं निकलता है। नेक्स्ट जो इसमें डिफ्रेंसिएशन है, शॉर्ट प्री गैंग्लियोनिक एंड लॉन्ग पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, इसको आप अच्छे से देख के जाना है क्योंकि ये जो होता है एक अलग से ही 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, शॉर्ट प्री गैंग्लियोनिक होती हैं, और इसमें क्या होता है, लॉन्ग प्री गैंग्लियोनिक होती हैं, एंड लॉन्ग पोस्ट गैंग्लियोनिक होती है। इसमें लॉन्ग जो होती है पोस्ट गैंग्लियोनिक होती है, और इसमें जो होती है शॉर्ट पोस्ट गैंग्लियोनिक होती है। तो ये डिफरेंट होता है पूरा आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ओके क्लास, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 10 नंबर का लास्ट जो क्वेश्चन होने वाला है वो है डिफाइन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन विथ अ वेल लेवल डायग्राम। तो जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है उसको हमें डिफाइन करना है, उसका स्ट्रक्चर भी बनाना है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आप सभी के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिफिनेशन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अ पॉइंट वेयर द नर्व्स कम्युनिकेट विथ मसल्स। क्या होता है कि जब जैसे हमारे अभी हाथ में चोट लग गई, तो क्या होगा, हाथ में चोट लगी तो हमारा जो सिग्नल जाएगा, नर्व्स सिग्नल लेकर जाएंगी ब्रेन को, जब ब्रेन से कोई सिग्नल आएगा वो क्या करेगा, हमारी जो मसल्स होंगी उसमें एक्टिविटी करेंगी कि हमारे पेन होना कि क्या होना, तो वो जो नर्व होती हैं वो कम्युनिकेट करती हैं मसल्स के साथ, तो उससे ही हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मोर स्पेसिफिकली वेयर मोटर न्यूरॉन्स जो होती हैं स्टिमुलेट द सार्कोलीमा ऑफ अ मसल फाइबर। जो मसल फाइबर होती है इसे हम बोलते हैं सार्कोलीमा, जिसके साथ में जो हमारी मोटर न्यूरॉन होती हैं वो कम्युनिकेट करती हैं, सिग्नल भेजती हैं उस मसल को, मतलब काम करने के लिए कुछ बोलती हैं कि आप पेन करिए यहाँ पर, या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होना है, डायलेट होना है, इसके बारे में सिग्नल देती हैं। मसल फाइबर टू इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बात करती हैं। तो इससे ही हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये किसके बीच में होता है, न्यूरॉन्स, नर्व सेल और मसल्स के बीच में होता है। तो जैसे कोई भी सिग्नल आता है यहाँ पर, और ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, और यहाँ पर एक हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, यहाँ पर जो होता है, जो सिग्नल होता है ट्रांसमिट आउट होते हैं, और ये पोस्ट का मतलब जो मसल फाइबर की ये जो होती है अंतिम वाली लाइन, उसको हम पोस्ट साइनेप्टिक बोलते हैं। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाना है और ये इससे आपको दिखाना है कि यहाँ पर सिग्नल जो है ट्रांसमिट आउट हो रहा है न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में। तो ये पूरा होता है स्ट्रक्चर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का। तो